वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। डॉक्टर साहब, मैं सवाल ये आपसे करना चाह रही थी कि अगर कोई 30 साल की उम्र की औरत है और उसको पता ये चल जाता है कि वो माँ नहीं बन सकती, तो पहला तरीका इलाज उसको क्या अपनाना चाहिए? नहीं, माँ नहीं बन सकती मतलब कि फॉर डेफिनेट उसको मेडिकल से बता दिया गया है कि आपको फॉर प्रेगनेंसी डेफिनेट नहीं, नहीं हो बट सकती। कुछ ना कुछ अगर उसके अंदर है, उसको मतलब प्रॉब्लम शी नहीं इज बता ट्राइंग, देगी कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, आप हाँ नहीं शी बन इज सकेंगी ट्राइंग, माँ। मतलब शी इज ट्राइंग और कुछ प्रॉब्लम निकल आई हैं और कुछ नहीं निकली हैं, कुछ तो उनका इलाज शुरू किया फर्स्ट जाता है। स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में तो अगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है या अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अकॉर्डिंगली इलाज होता है। जैसे ट्यूब्स खराब हैं तो उसके हिसाब से टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, अगर वो ओवरीज खराब हैं तो उसके हिसाब से इलाज होता है, अगर मेल की तरफ से प्रॉब्लम है उसके हिसाब से इलाज होता है। तो डिपेंडिंग है प्रॉब्लम क्या आई है, क्या आइडेंटिफाई हुई है और उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। बाज़ बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होती है एंड स्टिल दे आर नॉट कंसीविंग, तो उसमें टेबलेट्स देन इंजेक्टेबल्स और फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स, स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट चलता जाता है। अच्छा, शादी के कितने अरसे के बाद कपल को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर उनका 1 साल या 2 साल के अंदर 1 साल का टाइम दिया जाता है कि अगर 1 साल साथ रहते हुए, हस्बैंड दुबई में वाइफ कराची में नहीं, 1 साल साथ रहते हुए अगर प्रेगनेंसी ना हो नॉर्मल रिलेशनशिप के साथ, देन दे शुड स्टार्ट वरिंग 1 साल के बाद। 80% लोग कंसीव कर लेते हैं, जो 15-20% रह जाते हैं उनको 1 साल के बाद अपने टेस्ट वगैरह शुरू करने चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है डॉक्टर फौजिया, हमने काफ़ी चीज़ों को यहाँ डिस्कस किया है क्योंकि प्रोग्राम को हमें वाइंड अप करना है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़ को लेकर जो हमारे यहाँ एक बार बार मैं एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो उसको हम मॉन्स्टर बना रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, और फिर आपने भी कहा कि प्रेशर हम कर भी लेते हैं अडॉप्ट अगर लोग, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ जाता है और वो फिर माशरे से भागना शुरू कर देते हैं। इस डिसऑर्डर को, जो ये लेवल का उतार चढ़ाव है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगी? आप क्या समझा सकती हैं मेरे व्यूअर्स को कि अगर ये चीज़ आपके पास है, इनफर्टिलिटी है अगर, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और उसके लिए आपको किसी के दबाव में आकर अपने आप को ख़त्म करने की, अपनी शख्सियत तबाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवेलेबल है, आप आसानी से उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर करवाएं, बिल्कुल। और जैसे कि अभी हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है कि दीनी लिहाज से भी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कोई उसमें वो नहीं है। एक भी आपने अपनी बातों में एक बात की, अब वो बच्चा जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगा ना, वो एबनॉर्मल तो नहीं है ना? नॉर्मल है, लेकिन देखिए बाद में की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या लोग उसको ताना देंगे कि तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो? नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये होता होगा ना? ये होता है, देखिए ये होता है। आप बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है, देयर इज दिस ह्यूज डिबेट कि जब आप बच्चा नॉर्मल अडॉप्ट करते हैं आपको उसको किस एज में बताना चाहिए, क्योंकि जब उसको 12 साल की उम्र में किसी से पता चल रहा है कि तुम्हें अडॉप्ट किया गया था, उसकी तो पर्सनालिटी जीरो हो गई वहीं पर ही। सो इसी तरह टेस्ट ट्यूब प्रोसीजर्स के बारे में देयर इज दिस ह्यूज डिबेट कि क्या बच्चे को बताना चाहिए कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी था या नहीं था। अच्छा, आप ये समझती हैं जी ये कि वो जब बड़ा होने लगे तो उसको हमें बताना चाहिए? उसको बताना चाहिए। आई वुड लाइक टू ऐड अप वन थिंग दैट इज रिलेटेड टू द जेनेटिक्स। एक आर्टिकल कुछ अर्से पहले मैंने पढ़ा था, कुछ साल पहले की बात है, दैट इसका एक सोशल इम्पैक्ट नेगेटिव है। वो ये है कि लाइक इसकी भी अवेयरनेस मेरे ख्याल में होनी चाहिए उन लोगों को जो कि टेस्ट ट्यूब के लिए ऑप्ट करते हैं। ओके, उनको ये बताने की ज़रूरत होती है, बिकॉज यू नो वट एवर डिजीज़ या जो भी कुछ हमारी बीमारियां हैं या नज़र कमज़ोर है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसफर्ड टू आवर चिल्ड्रन। हम जेनेटिक्स में इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम हो गई या लंग्स हो गए या किडनी, जो भी कुछ इश्यूज़ हैं या डायबिटीज़ वगैरह, सब कुछ आगे फॉरवर्ड होता है। तो इनफर्टिलिटी या इस किस्म के कोई भी जो इश्यूज़ होंगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि टेस्ट ट्यूब बेबी जो हैं वो इसको कैरी ऑन करें। इस वक्त 40 लाख बच्चे इस रिपोर्ट के हिसाब से टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है कि ये इनफर्टिलिटी या इस किस्म की सिचुएशन दे आर गोइंग टू डेफिनेटली फेस, विच इज़ अ लिटिल मोर कंपेयरिंग टू द नॉर्मल चाइल्ड जो नॉर्मल बर्थ से है। इसकी अवेयरनेस और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, बिकॉज 30 साल बहुत ज़्यादा काम नहीं है। 30 साल बिल्कुल मौजूद है। जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी थी उसको अब डिलीवरी हुई है। अच्छा, उसको एक बेबी बॉर्न हुआ है कोई 2-3 साल पहले, तो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, तो शी इज सो यंग। उसके बाद अभी ये कितने, आई थिंक इट विल टेक अनदर 10-20 इयर्स टू नो कि फर्टिलिटी कितना अफेक्टेड है। बट यू आर राइट कि ये बिल्कुल चांस है कि मेल एवोल्यूशन जो आता है, हाँ नहीं, मेल इनफर्टिलिटी, इसके फादर की इनफर्टिलिटी किस वजह से थी वो उसके सन में जाएगी, या मदर को एग का प्रॉब्लम था किस वजह से था वो उसकी बेटी को जा सकती है। तो ऐसा ना हो कि सोसाइटी में टेस्ट ट्यूब भी कैरी ऑन होता चला जाए और नेचुरल से, बिकॉज द मोर दे आर द मोर यू नो कपल्स आर कोऑर्डिनेटेड विद द टेस्ट ट्यूब बेबीज एंड देन देयर इज अ चांसेस ऑफ हैविंग यू नो। तो ये बहुत हो रहा है कि लोग बाय चॉइस टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा रहे हैं। हाँ, बाय चॉइस, स्पेशली इन अरब कंट्रीज में
کہ लेकिन वही बात है कि आप कुदरत से हटके भी काम ना करें, मतलब ये कि आप एक आर्टिफिशियल उसमें ना चले जाएं, वो भी बिल्कुल ठीक है कि जो तरीक़ेकार है अगर उससे बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं तो उसी को अपनाना चाहिए। ज़ुबैर साहब, बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात कर ली है, आपने भी 2-3 बहुत अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं। मुझे ज़रा आखिर में सिर्फ ये बताइए और हम सबको समझाइए कि हमें इस्लाम को लेकर के अपने ऊपर इतना दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने शुरू में गुफ्तगू की कि इस्लाम बड़े वाज़ेह अहकामात देता है, सुन्ना के एतबार से भी और कुरान मजीद के खुद अपने अल्फाज में भी। लेकिन जब हम इस्लामी स्कॉलर्स की बात करते हैं और माशरती रवैयों की बात करते हैं तो वहाँ पर हर तीसरा और दूसरा आदमी हमें ये कहता दिखाई देता है कि इस्लाम इस बारे में मनादी फरमाता है या इस्लाम में ये चीज़ जायज़ नहीं है। बहुत आराम से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाता है कि ये हराम है और ये हलाल है। तो इसको मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि हमें खुद को ज़्यादा बेहतर अंदाज से कुरान को भी समझना चाहिए और सुन्ना के तरीक़ेकार को भी देखना चाहिए। देखिए, इसमें एक तो ये कि उन लोगों की भी मैं ज़ाहिर है बात करूँगा कि जो बग़ैर सोचे समझे किसी चीज़ को जायज़, नाजायज़, हलाल, हराम कह देते हैं, उनको इस तरह ऐसे स्टेटमेंट पास नहीं करने चाहिए। आपको जब तक पूरी तरह से आइडिया ना हो कि कुरान की और सुन्ना की क्या तालीमात हैं, आप अपना डिसीजन नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हैं कि ये मेरी राय है, क्योंकि कुरान के अंदर और हदीस में चूंकि इसके बारे में वाज़ेह तौर पर नहीं है, तो ये मेरी राय है और ये राय जो मैं दे रहा हूँ इसके दलाइल ये वाले हैं, यहाँ से मैं ये राय दे रहा हूँ। बस इससे ज़्यादा आपको कहना नहीं चाहिए कुछ भी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेकर आए। रोज़ी तनवीर मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहीन ज़फ़र साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर फौजिया, आपका भी। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया कि आज के इस पेचीदा से मौजू को आपने देखा भी और मुझे उम्मीद ये है कि आपकी समझ में यकीनन बहुत सारी चीज़ें आई होंगी और बहुत सारे ऐसे नए सवालात भी उभरे होंगे जो इस खास करके टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर के हैं। अगर आपके जहनों में कोई सवालात हैं तो आप बराए मेहरबानी, हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर, इस पर ज़रूर ईमेल करके पूछेगा। और साथ साथ यहाँ पर जो मेरे चारों शुरका ने एक बात कही है वो ये है, और इजमा इसी पर मुझे दिखाई दिया कि अगर आप कोई चीज़ डिसीजन ले रहे हैं, लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो आप लेने जा रहे हैं, तो उसमें किसी भी किस्म की हेजिटेशन होना बनता नहीं है। लेकिन डॉक्टर फौजिया ने कहा कि फिर अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। वही बात डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने भी कही, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी कहा कि क्लैरिटी होगी, समझें और फिर उसके बाद बात करें, और फिर नए तरीक़ेकार जो मौजूद हैं उनको अडॉप्ट किया जा सकता है, उसमें किसी किस्म की कबाहत मौजूद नहीं है। अगले नए टॉपिक तक के लिए अपनी मेज़बान सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।